हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हिंदी व्याकरण का तीसरा वीडियो शुरू करते हैं। तीसरा क्लास आज शुरू करते हैं। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने व्याकरण और भाषा देख लिए थे। दूसरे क्लास में वर्ण, इसके प्रकार तथा उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव कुछ प्रश्नों को, इसके अलावा महाप्राण, अल्पप्राण, घोष तथा अघोष वर्ण को देखे थे। इस क्लास में हम लोग संज्ञा, इसके प्रकार, इसके अलावा अन्य संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है, इसके अलावा इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता कैसे है उसको भी इसमें क्लियर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आपको टोटल वीडियो मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस क्लास में आपका डाउट प्रश्न भी क्लियर किया जाएगा। जैसे आज आपको यदि किसी प्रकार का प्रश्न आपका डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। इस आपके डाउट प्रश्न को कल क्लियर किया जाएगा, ठीक है, अगले वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। संज्ञा, संज्ञा क्या है तो देखिए, संज्ञा में हम लोग जानते हैं कि किसी विशेष वस्तु, स्थान, व्यक्ति, पदार्थ इत्यादि के नाम को हम लोग संज्ञा कहा जाता है। ठीक ऐसा ही इसमें हम लोग भी पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ इत्यादि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में किसी भी प्रकार का नाम हो वो क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है। चाहे वह किसी प्राणी का नाम हो, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, जिस प्रकार का नाम हो वह संज्ञा कहलाता है। जैसे देखिए वस्तु, वस्तु में आपका हर प्रकार का आ जाएगा। वस्तु में वस्तु चाहे किसी प्राणी का नाम हो, पदार्थ का नाम हो, अथवा स्थान का नाम हो, इन सब का किसी प्रकार का भी नाम हो आपका संज्ञा आएगा। या गुण हो, गुण में चाहे किसी प्रकार के भी नाम हो, जैसे अच्छाई, बुराई, अच्छाई, बुराई, काला, भूरा इत्यादि जितना भी गुण हो, ये सब गुण आपका क्या कहलाएगा, संज्ञा। इसके अलावा भाव, भाव में भी अगर भाव का भी अगर बात करें तो भाव में भी क्या हो जाएगा, भाव में हो जाएगा बुढ़ापा, बुढ़ापा, जवानी, बच्चा, बचपना इत्यादि, ये सब संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, ये इन सबको संज्ञा कहते हैं। यानी कि सिंपल नाम, सिंपल भाषा में, सरल शब्दों में अगर कहें तो क्या हो जाएगा, संज्ञा किसको कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ के नाम, वस्तु के नाम या स्थान, भाव इत्यादि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। अब भाई संज्ञा के प्रकार देखते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब संज्ञा के इस 5 प्रकार में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को जब हम लोग पढ़ेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा सिंगल आदमी आते हैं और एक वर्ड से एक ही आदमी का बोध होता है, तो इन्हें हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है, तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम का पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें वर्ड चाहे कोई भी हो, उससे सिंगल आदमी का ही बोध होता है। जैसे दिशाओं के नाम में अगर ले ले, दिशाओं के नाम में अगर ले ले तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इत्यादि, ये जितने भी है सिंगल शब्द। जैसे पूर्व एक ही दिशा है, पश्चिम एक ही दिशा है, उत्तर एक ही दिशा है, दक्षिण एक ही दिशा है। इसके अलावा अगर देशों के नाम की बात करें, चाहे व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमेशा ध्यान में रखिएगा, शब्द चाहे कोई भी हो हमेशा सिंगल व्यक्ति या स्थान या नाम का बोध कराएगा। जैसे देशों के नाम में अगर बात करें तो भारत, भारत हो गया, पाकिस्तान, पाकिस्तान, चीन, रूस
इत्यादि, ये सब सिंगल सिंगल देशों के नाम है। भारत देश का तो अब कोई है नहीं धरती पे, या पाकिस्तान नाम का कोई नहीं है, या चीन नाम का नहीं है, या रूस नाम का कोई देश नहीं है। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक जो है हमेशा सिंगल नाम को दर्शाएगा। जैसे नदियों के नाम में ले ले, तो नदियों के नाम में क्या हो जाएगा? गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये सब देखिएगा तो सब सिंगल सिंगल ही नाम बताएगा। इसके अलावा पर्वतों के नाम में देख लें तो पर्वतों के नाम में हो जाएगा हिमालय, काराकोरम, इत्यादि। ये सब जितने भी हैं ये सब के सब व्यक्तिवाचक में सिंगल नाम आएगा। फिर से समझिए व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें हमेशा सिंगल आदमी का बोध होता है। चलिए अगला देखते हैं। संज्ञा के दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो समझिए, जातिवाचक संज्ञा उस संज्ञा को कहते हैं जिससे किसी समुदाय या जिससे कुल जाति का बोध होता है। जैसे लड़का, अगर लड़का की बात करें तो लड़का एक जाति शब्द है जिसमें जितने भी लड़के हैं टोटल लड़के आ जाएंगे। जितने भी इस धरती पे लड़के हैं इन सभी लड़कों को मिला करके एक वर्ड जो है लड़का है। तो इस तरह से ये लड़का एक जाति हो जाएगा। इस तरह से पशु पक्षियों की बात करें तो पशु हो या पक्षियों हो, सबकी समूह को या समुदाय को मिला करके एक वर्ड दिया गया है जिससे पशु या पक्षियों कहा जाता है। पक्षियों में जितने भी प्रकार के पक्षियां हैं सभी आ जाएंगी, पशुओं में जितने भी प्रकार के पशु हैं सभी आ जाएंगे। इस तरह से उन सबको मिला करके एक वर्ड दिया गया है जिसे पशु कहा जाता है या पक्षी कहा जाता है। वस्तु, नदी, मनुष्य, अगर नदी कहा जाए तो नदी से सारे इस धरती पर के सभी नदियों को मिला करके नदी कहा गया। अगर इनमें से किसी खास नाम आ जाता है, जैसे पहले में हमने व्यक्तिवाचक में नदियों के नाम में गंगा लिया था, तो अगर गंगा नदी की बात करें तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर केवल नदी की बात करें, इसमें किसी खास नदियों की नाम लेकर के ना कहें, केवल नदी की बात करें तो नदी आपका जातिवाचक हो जाएगा। इसी तरह से मनुष्य में इस धरती पर के सभी प्रकार के मनुष्यों को अगर मिला करके कहा जाए तो मनुष्य हो जाएगा, इसलिए मनुष्य जो है जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर किसी खास व्यक्ति की बात किया जाए, जैसे मान लीजिए राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, ये सब हो जाएंगे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अगर एक आदमी का बोध हुआ तो व्यक्तिवाचक में आएगा, जबकि सभी आदमियों को मिला करके एक वर्ड का प्रयोग किया जाएगा तो वो जातिवाचक में आएगा। जैसे अब पहाड़ हो गया, पहाड़ में भी अनेक प्रकार के पहाड़ हैं, मनुष्य में भी अनेकों लोग हैं, पशु पक्षियों में भी अनेक पशु पक्षी हैं, व नदी में भी अनेक प्रकार के नदी हैं, लड़का में बहुत सारे लड़के हैं। तो इन सबको मिला करके जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। अगला देखते हैं। अगला है हमारा समूहवाचक संज्ञा। फिर से समझिए, समूहवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? तो जिस संज्ञा से पूरे समूह का बोध होता हो या बहुत सारे लोगों को मिला करके अगर एक नाम दिया जाए, बहुत सारे चीज़ों को मिला करके एक नाम दिया जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए, जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे देखिए, इसमें अगर बात करें तो समूह में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल के रूप में अगर बात करें क्या हो जाएगा? सेना, गुच्छा में बहुत सारा गुच्छा होता है, जैसे चाबी की गुच्छा हो गया, आम की गुच्छा हो गया, लीची की गुच्छा हो गया, अनेकों प्रकार के गुच्छा होता है। समूह, इसको अगर कहें तो समुदाय में अगर समूह में अनेकों प्रकार के आ जाएगा, जैसे सेना, गुच्छा, मेला, भीड़। जहाँ अनेक प्रकार के मिला करके एक वर्ड को दिया जाए उसे क्या कहा जाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा। अब देखिए, इसमें जातिवाचक भी आता है। जैसे जातिवाचक में भी होता है कि एक वर्ड होता है और उसमें से बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे
लड़का अगर देखिए, तो लड़का की अगर बात किया जाए तो लड़का एक वर्ड है जो जातिवाचक में आता है। अब लड़का में कहा जाएगा तो लड़का में भी बहुत सारे लड़के आ सकते हैं, तो इसको समूहवाचक भी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन देखिए, समूहवाचक जहाँ भी होगा तो समूह में जिसकी भी बात किया जाएगा वो सभी के सभी एक जगह होंगे, एक स्थान पे होंगे। जबकि अगर जातिवाचक की बात किया जाएगा तो जातिवाचक पूरे धरती पे कहीं भी हो सकते हैं, या आसमान में भी कहीं हो सकते हैं, या वो अलग अलग हो सकते हैं, और उन सबको मिलाकर के एक नाम दिया जाएगा। जबकि समूहवाचक संज्ञा में अगर बताया जाए तो समूहवाचक संज्ञा में अगर देखा जाए तो समूहवाचक संज्ञा में आपको सभी एक जगह ही मिला होंगे, एक स्थान पे एक दूसरे के आसपास ही होंगे, और उन सबको मिलाकर के एक नाम दिया जाएगा। जैसे सेना में अगर कहा जाए तो सेना में सभी सैनिक एक जगह ही होते हैं, जिन्हें सेना कहा जाता है। गुच्छा की बात की जाए, अब वो गुच्छा या आम का हो, लीची का हो, या चाबी का हो, तो आम, जब बहुत सारे आम एक ही टहनी में लगे होते हैं तो उन्हें आम का गुच्छा कहा जाता है। लीची भी एक ही टहनी में होती है, वो भी एक दूसरे के बहुत करीब करीब होती है। चाबी की गुच्छा बात किया जाए तो चाबियां भी सभी एक दूसरे के पास में ही होती है। तो इससे आप पहचान सकते हैं जो जिस समूहवाचक संज्ञा से अगर उस किसी की बोध कराया जाए तो वो सभी के सभी एक दूसरे के पास में होंगे। जबकि जातिवाचक संज्ञा की बात किया जाए तो जातिवाचक संज्ञा में एक वर्ड तो होगा, वो भी बहुत सारे लोगों को दर्शाएगा, बहुत सारे वस्तुओं को दर्शाएगा, लेकिन वो अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से जातिवाचक और समूहवाचक आप पहचान सकते हैं। अगला क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में हम लोग क्या जानते हैं? तो द्रव्यवाचक संज्ञा में हो जाता है कि जिस संज्ञा से नाप, तौल या द्रव्य यानी कि बहने वाली पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे देखिए, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में तांबा, पीतल, घी, तेल, सोना, लोहा, पानी, शराब, दूध, ये सब क्या हो जाएगा? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए तो तांबा और पीतल ये ठोस अवस्था में होते हैं, तो फिर भी इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये तांबा और पीतल ठोस बनाए जाते हैं, ये तरल अवस्था में पाए जाते हैं। ये तरल अवस्था में, इसके अलावा सोना, ये तरल अवस्था में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो पानी, ये लिक्विड फॉर्म में ही होता है, तेल, ये लिक्विड फॉर्म में ही होता है। तो इस तरह से ये सभी के सभी क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब अगला देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा की अगर बात करें तो भाववाचक संज्ञा में हमेशा आपकी भावनात्मक बातें होंगी, जैसे भावों से जुड़े होंगे, जैसे अच्छाई, बुराई, बुढ़ापा, ईमानदारी, ये बचपना, लड़कपन, झगड़ालू, ये सब जो है भावनात्मक जुड़े होंगे। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, दोष, भाव, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो या उस सब का पता चले तो उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा, जवानी, दयालु, बड़ाई, ये सब चीज़ क्या हो जाएगी? चालाकी, गरीबी, बचपना, ये सब हो जाएगी हम लोग का भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए, ये पूरी संज्ञा के फॉर्म में आपसे हो सकता है इन सबसे अलग अलग सवाल पूछ दे। जैसे देखिए, जैसे अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो सकता है आपको किसी एक का नाम दे दे और इससे पूछ दे कि इनमें से कौन सा संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या इन सब में से बहुत सारे प्रश्न में ही कोई एक नाम दे दे, इसमें से पूछे कि यह शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। जैसे अगर हम बात करें, मान लीजिए कि ये भारत ही दे दिया और पूछ दिया कि भारत कौन सा संज्ञा है, भारत कौन सा संज्ञा है, तो ये किस में आएगा? भारत सिंगल है देश, सिंगल देश की बात हो रही है तो भारत ये आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, और हो सकता है अलग अलग संज्ञाओं में से अलग अलग उदाहरण दे और व्यक्तिवाचक में से कोई एक दे दे। जैसे भारत को ही ले लीजिए, भारत को भी दे सकता है और पूछ सकता है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अलावा अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा से भी पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका लड़का दे दिया,
नदी दे दिया, मनुष्य दे दिया, पहाड़ दे दिया, पर्वत दे दिया और इन सब में से पूछ दिया कि नहीं बताइए इनमें से कौन सा आपका जातिवाचक संज्ञा है। तो आप हो सकता है कि अन्य संज्ञाओं में से अलग अलग का विकल्प दे दे और जातिवाचक में से कोई एक दे दे, जैसे मनुष्य, नदी, पशु पक्षियों में से कोई एक, या लड़का, ये सब में से दे सकता है। तो आप आसानी से आप इस तरह से पहचान सकते हैं। लेकिन अब यहाँ समस्या ये आती है जब भाववाचक संज्ञा से पूछता है, क्योंकि वो अलग अलग संज्ञाओं से मिल करके बनाया जाता है। जैसे देखिए भाववाचक में हमने क्या बताया है, ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा, जवानी, दयालु, बड़ाई, ये सब आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। ये सब भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। इनके अलावा अगर बात करें तो अपनों से भी कुछ बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए जातिवाचक से भाववाचक पूछ दिया, व्यक्तिवाचक से भाववाचक पूछ दिया, तो इन सब से कैसे बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ कुछ वर्ड लिए हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाना है, भाववाचक संज्ञा। ये आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के रूप में पूछता है। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न कहते हैं। अब ये देख लेते हैं जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाया जाता है। जैसे देखिए स्त्री की बात करें तो ये किसी विशेष स्त्री की बात नहीं हो रही है। अगर स्त्री शब्द की बात करें तो इससे किसी खास स्त्री की या लड़की की या किसी इस खास प्रकार के आदमी की बात नहीं हो रहा है। इस वर्ड से इस धरती पर की जितनी भी स्त्रियां हैं सबकी बोध हो रहा है, तो इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और इसका अगर भाववाचक बताएं तो भाववाचक क्या हो जाएगा, स्त्रीत्व का मतलब होता है कि स्त्री का गुण जिसमें हो, वह स्त्री जिसमें एक स्त्री का गुण हो उसे स्त्रीत्व कहा जाता है। इसी तरह से अगर बात करें मनुष्य, तो मनुष्य भी एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पृथ्वी पर के सारे मनुष्य का बोध होता है। तो मनुष्य से क्या हो जाएगा, तो मनुष्यता। शास्त्र से क्या हो जाएगा, शास्त्रीयता। पशु से क्या हो जाएगा, पशुता। लड़का से क्या हो जाएगा, लड़कपन। दास से क्या हो जाएगा, दासत्व। जाति से क्या हो जाएगा, जातीयता। बच्चा से क्या हो जाएगा, बचपना होगा। नारी से क्या हो जाएगा, नारीत्व। बूढ़ा से क्या हो जाएगा, बुढ़ापा। यानी कि अगर आप इस तरफ के सारे वर्ड को अगर देखेंगे तो ये सब कहीं ना कहीं जातिवाचक संज्ञा को दर्शाएगा। इसके अलावा अगर इधर की बात करें तो ये किसी ना किसी रूप में आपको भाववाचक दिखाएगा, यानी कि भावनात्मक बातें बताएगा। जैसे पशुता से क्या होता है, पशुओं के गुण को दर्शा रहा है। यहाँ पे लड़कपन से क्या दिखा रहा है, लड़कपन यानी कि जैसे छोटे बच्चे जैसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, चिढ़ते रहते हैं, उसका मतलब लड़कपन हो गया। जातीयता की बात करें तो ये किसी खास जाति की बात ना करके उसके गुणों की दर्शाएगा। ये बचपना यानी कि बचपन का समय, बचपना। बुढ़ापा यानी कि बुढ़ापा का समय हो जाएगा, बुढ़ापा। तो ये भावनात्मक बातें हमेशा बताता है, भाव का बोध कराता है हमेशा भाववाचक संज्ञा। तो हो सकता है कि इससे भी किसी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ दे। जैसे देखिए अब भाववाचक संज्ञा को कैसे पूछता है। जैसे देखिए मान लीजिए आपका एक बच्चा शब्द दे दिया, अब कहेगा कि बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा बताएं। तो बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, बचपना। बच्चा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, बचपना। ऐसा ही कुछ ऑब्जेक्टिव हमने कलेक्ट किया है। जैसे देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया है, ये आपका एक सवाल है जो 2019 का कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ है। ये सवाल आपके 2019 के कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ है। जैसे देखिए गंगा पवित्र है, वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है। अब बताइए वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है। तो गंगा एक नाम है, वह एक नदी की बात हो रहा है। ये आपका सभी नदियों को नहीं दर्शा रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे नदियों के नाम में हमने बताया था कि अगर किसी भी एक नदी का नाम आता है तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चाहे गंगा हो, यमुना हो, गोदावरी हो, सरस्वती हो, कृष्णा हो, या कोई भी नदी का एक केवल अगर नदी का नाम देकर के पूछे वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए गंगा कौन सा वाक्य है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गंगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी तरह से अगर दूसरे की बात करें, अगर
इधर देखिए, अब इसमें देखिए क्या पूछा गया है। इसमें मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने। 2015 के एनुअल में पूछा गया है, मेरी निर्धनता पे दया करो। इसमें से भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है, मेरी निर्धनता दया करो। इस पूरे वाक्य में से आपको भाववाचक संज्ञा को चुनना है। जबकि मेरी देखा जाए तो मेरी ये अपने आप को दर्शाता है, तो ये भाववाचक है नहीं। दया की बात किया जाए तो दया तो ये संज्ञा है, लेकिन भाववाचक संज्ञा नहीं, ये क्रिया का काम करता है। और करो ये क्रिया का भी है। जबकि निर्धनता देखा जाए, निर्धनता को अगर देखा जाए तो निर्धनता आपका कहीं ना कहीं ये किसी न किसी संज्ञा से बना हुआ है। निर्धनता आपका कहीं ना किसी संज्ञा से बना हुआ है। और उसका अगर बात करें तो ये जातिवाचक संज्ञा से बना है। ये जातिवाचक संज्ञा से बना है। निर्धनता जो है जातिवाचक संज्ञा से बना है। और वो कौन सी संज्ञा है? तो निर्धन। निर्धन, निर्धन का मतलब क्या होता है? गरीब। निर्धन का मतलब होता है गरीब। और ये निर्धन से ये निर्धनता भाववाचक संज्ञा आपका बना हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब देखिए एक और प्रश्न है आपका, एक और प्रश्न है। इसमें देखिए क्या पूछा है। इसमें पूछा है बुढ़ापे में बच्चा, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। देखिए इसमें क्या पूछा है, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? देखिए इसमें वर्ड दे दिया है, यहाँ आपको इसमें वर्ड दे दिया है और संज्ञा पूछ रहा है। किसी में संज्ञा दे देता है, वर्ड पूछता है। इसमें वर्ड दे दिया है, संज्ञा पूछ रहा है कि बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? अगर इसमें बात करें जातिवाचक की, तो जातिवाचक की बात करें तो जातिवाचक बुढ़ापा होता है या बूढ़ा होता है। बूढ़ा होता है आपका, वृद्ध होता है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इससे जितने भी बूढ़े लोग होंगे सबकी बोध होता है। जबकि बुढ़ापा की बात करते ये भावनात्मक बातें हैं, भाव की बातें, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक अगर बात करें तो व्यक्तिवाचक में तो हमेशा सिंगल आदमी आता है। व्यक्तिवाचक में हमेशा एक आदमी का बोध होता है। तो इस तरह से बुढ़ापा ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये भावनात्मक बातें हैं। अब समूहवाचक की बात करें तो समूह में भी ये आएगा नहीं, तो ये कौन सा होगा? आपका भाववाचक संज्ञा होगा। बुढ़ापा आपका भाववाचक संज्ञा होगा। हमेशा याद रखिएगा, जितने भी भावनात्मक बातें होगी सब भाववाचक में आएंगी। जितने भी सिंगल शब्द होंगे वो सब व्यक्तिवाचक में आएंगे। या एक शब्द से अनेकों लोगों की बात की जाए जो एक दूसरे के पास ना होते हुए भी समूह में आते हैं, उससे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और समूहवाचक की बात करें तो बहुत सारे लोग या पदार्थ या पशु पक्षियों या स्थानों को मिला करके अगर एक नाम दिया जाए तो समूहवाचक हो जाएगा। लेकिन समूहवाचक में सभी लोग या वस्तु हमेशा एक दूसरे के पास में रहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जबकि जातिवाचक में अलग अलग भी हो सकते हैं। अब देखिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या दिया हुआ है, अगला देख लेते हैं। एक और प्रश्न है, इसमें क्या पूछा है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। द्रव्यवाचक संज्ञा का इसमें से उदाहरण देना है। जबकि देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, गुच्छा। गुच्छा हमने पहले ही बताया, गुच्छा कोई भी हो वो किस में आएगा? समूहवाचक संज्ञा में। आम का गुच्छा हो, लीची का हो या चाबी का हो, किसी प्रकार का गुच्छा हो, ये आपका समूहवाचक संज्ञा में आएगा। इसके अलावा तेल, तेल की बात करें तो इसे नापा, तौला या मापा जाता है, ये द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जबकि शहर की बात करें तो शहर आपका जातिवाचक में आएगा, जातिवाचक में आएगा, ये समूहवाचक में नहीं आएगा। शहर आपका समूहवाचक में नहीं आएगा, क्योंकि सभी शहर एक जगह नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। तो शहर शब्द से अनेकों शहर की जानकारियाँ मिलती है, लेकिन वो एक जगह नहीं रहते हैं, इस तरह से ये समूहवाचक नहीं होगा। जबकि कक्षा की बात करें तो कक्षा अलग अलग कक्षा भी होता है, तो इस तरह से ये भी द्रव्यवाचक नहीं होगा। तो द्रव्यवाचक क्या हो जाएगा? तेल ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, अब डाउट प्रश्न एक था आप लोगों का। कल हम पिछली वीडियो में हम लोगों ने जब वर्ण और स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, महाप्राण, अल्पप्राण, घोष और अघोष पढ़े थे, उसमें वर्णों का उच्चारण स्थान भी देखे थे। उसमें एक डाउट प्रश्न था, कमेंट में किसी ने किया है कि
नासिक वर्ण किसको कहा जाता है? नासिक वर्ण किसको कहा जाता है? तो देखिए जितने भी वर्ग हैं, जैसे क वर्ग की बात किया जाए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये जितने भी वर्ग हैं इन सब की लास्ट वर्ण जो होता है, जैसे क वर्ग में लास्ट क्या होता है? अंग। च वर्ग में लास्ट का क्या होता है? इय। ट वर्ग में लास्ट में अड़ होता है। त वर्ग के लास्ट में न होता है और प वर्ग के लास्ट में म होता है। तो ये लास्ट वाला जितने भी वर्ग हैं सबके लास्ट वाला जो वर्ण होता है, जो अक्षर होता है, ये आपका नासिक वर्ण कहलाता है। ये आपका नासिक वर्ण कहलाता है। इनकी संख्या टोटल जो है 5 होता है। इनकी संख्या 5 होती है। नासिक वर्ण की संख्या 5 होती है और इन सब की उच्चारण में नाक की मदद लिया जाता है, इसलिए इन सबको नासिक वर्ण कहते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा।